नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाक अफगान में पूर्ण जंग की आहट। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 60 घंटे की शांति के बाद फिर से सैन्य टकराव शुरू हो गया है। काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबानी सेना ने पाकिस्तान को डूरंड रेखा पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। भारी नुकसान सहकर पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर के दबाव में संघर्ष विराम कर लिया, लेकिन कायराना इतिहास को दोहराते हुए पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अचानक फिर से अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। मुनीर की सेना ने अफगानी पोस्टों पर आर्टिलरी और ड्रोन से हमले भी किए, जिसके जवाब में अफगानी सेना ने भी ड्रोन से हमला किया। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले ही कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। आखिरकार रात को पाकिस्तान ने अफगानी पोस्ट पर हमला कर दिया और इस दौरान कई टैंक भी नष्ट हो गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग अब कंधार के सीमाई इलाके तक जा पहुंची है। यहां पर स्पिन बोल्डा गेट पर तालिबान और पाकिस्तानी सेनाओं में खूनी जंग हुई है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार छीन ले गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने इस दौरान तालिबान के 6 टैंकों को ध्वस्त करने का दावा किया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी गोलीबारी में कुछ तालिबानी सैनिकों के मारे जाने के बाद कई तालिबानी सैनिक मौके से फरार हो गए। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। सिर्फ 60 घंटे तक रही शांति। पाक अफगान में फिर जंग छिड़ी। पाकिस्तान ने टैंक से दागे गोले। तालिबान के भीषण ड्रोन हमले। नुकसान देख मुनीर के होश उड़े। आईएसआई चीफ पर गाज के संकेत दिए। साठ घंटे तक शांति रहने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद एक बार फिर टैंक के गोलों और ड्रोन हमलों से दहल उठी। जिहादी जनरल असीम मुनीर को तालिबान के हाथों मिले भारी नुकसान से छटपटाहट होने लगी। लिहाजा आदत के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे में संघर्ष विराम तोड़ते हुए अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों पर हमले शुरू कर दिए। इस टकराव की शुरुआत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के जरिए की थी। जवाब में तालिबान ने डूरंड रेखा यानी सरहद पर पाकिस्तानी सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया और आखिरकार दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान ने अपने कायराना इतिहास को जारी रखते हुए तालिबान को एक बार फिर उकसा दिया है, जिसके अंजाम में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर भीषण हमलों से गूंज रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 6 पोस्टों और वहां तैनात टैंकों को आर्टिलरी, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, तो अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर ड्रोन से स्ट्राइक की गई। अफगानिस्तान पर पहला हमला पाकिस्तानी सेना ने पख्तिका कुर्रम बॉर्डर पर मौजूद अफगानिस्तानी सेना की पोस्ट पर आर्टिलरी से स्ट्राइक करके किया। इसके बाद दूसरे हमले में भी पाकिस्तानी सेना ने पख्तिका कुर्रम बॉर्डर पर स्थित अफगान पोस्ट को निशाना बनाया। इसके बाद देर रात पाकिस्तानी सेना ने पख्तिका कुर्रम बॉर्डर पर स्थित तीसरी अफगान सेना की पोस्ट पर स्ट्राइक की, जिसमें हर तरफ धुआं धुआं हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सेना पर ड्रोन स्ट्राइक करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले पख्तिका में चलते हुए अफगान सेना के टैंक को ड्रोन से निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, तो वहीं पाकिस्तानी सेना ने दूसरी सरहदों पर मौजूद अफगानी टैंकों को भी निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि किनगरहार खैबर बॉर्डर पर पहाड़ों की चोटी पर स्थित अफगानिस्तान सेना की शमशाद पोस्ट पर मौजूद टैंक को पाकिस्तानी सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया।
इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने खोस्त गुलाम खान, उत्तरी वजीरिस्तान, मीरान शाह बॉर्डर पर मौजूद अफगानिस्तान सेना की नारे सगर पोस्ट पर भी ड्रोन की मदद से वहां खड़े टैंक पर हमला कर दिया। दावे है कि अफगान तालिबान ने भी अपने भीषण हमलों में पाकिस्तान की कई सैन्य पोस्ट तबाह कर दी है। अफगानी सेना की गाड़ियां पाकिस्तान के एकाएक हमले का जवाब देने खोस्त में स्थित गुलाम शाह बॉर्डर और कंधार चमन स्पीन बोलदक बॉर्डर की ओर जाती दिखीं। पाकिस्तानी हमलों के दौरान राजधानी काबुल के आसमान में अज्ञात ड्रोन भी उड़ता हुआ देखा गया। वहीं तालिबान के एक ड्रोन ने पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर बमबारी की है। इस बीच अफगानिस्तान में टीटीपी के दो गुटों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक होने की घोषणा कर दी है। 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जबकि कुछ घंटे पूर्व दोनों देशों में शांति की सहमति बन चुकी थी। यह हमला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों को ध्वस्त करने का था, क्योंकि टीटीपी बहुत ही सक्रिय थी। फील्ड मार्शल मुनीर साहब का उद्देश्य प्रेस्टीज रिकवरी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा की है कि इसके दो समूह एक हो रहे हैं। इनमें से एक का नेतृत्व कुर्रम जिले के मुफ्ती अब्दुल रहमान कर रहे हैं और दूसरा खैबर जिले की तिराह घाटी के कमांडर शेर खान है। इन दोनों कमांडरों ने टीटीपी की तरफ वफादारी की कसम खाई है। वहीं अफगानिस्तान सेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को मकान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। बता दें, रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच हुई झड़प के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के माशटुंग इलाके में रात 1:30 बजे 3 धमाकों की जानकारी मिली है, लेकिन इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दोनों देशों की सेनाएं आपस में गोलीबारी भी कर रही हैं। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े कबीर हकमाल के मुताबिक स्पीन बोल्टक क्षेत्र में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना डुरंड रेखा से सटे इलाकों को निशाना बनाने के लिए भारी हथियारों और हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। यह लड़ाई डुरंड लाइन के आसपास हो रही है। ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाता है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कंधार और हेलमंद में ड्रोन हमले किए हैं। तनाव के बीच दोनों देशों ने सीमा बंद कर दी है, जिससे व्यापार ठप हो गया और हजारों वाहन फंस गए हैं। वहीं इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को अफगानिस्तान को सौंपने की मांग की है। अफगानिस्तान का दावा है कि ये लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और अफगानिस्तान पर हमले की योजना बना रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईएसआईएस के आतंकियों को शरण दे रहा है। तालिबान सरकार ने इन आतंकियों को अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए उन्हें पाकिस्तान से निकालने या अफगानिस्तान के हवाले करने के लिए कहा। तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान ने अस्थिरता फैलाने वाले सभी तत्वों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब उनके नए ठिकाने पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में बना दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ठिकानों पर कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए नए लड़ाकों को लाया जा रहा है और यहीं पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। मुजाहिद ने भी ये दावा किया कि ईरान और रूस में हुए हमलों की योजना भी इन्हीं पाकिस्तानी ठिकानों से बनाई गई थी। इससे पहले इन दोनों पड़ोसियों की लड़ाई सऊदी अरब और कतर के दखल के बाद खत्म हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बॉर्डर पर हालत तनावपूर्ण है और दोनों देशों के बीच कभी भी लड़ाई भड़क सकती है। इसके ठीक बाद रात को लड़ाई भड़क ही गई। बताते चले कि शनिवार को अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर काबुल और पख्तिका की एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए एकाएक 7 बॉर्डरों पर हमला बोल दिया था, जिससे पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए थे। साथ ही पाकिस्तान की 40 पोस्ट तबाह करके 25 पर कब्जा कर लिया गया था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को रणनीति तौर पर
काफी नुकसान पहुंचाया और तालिबान लड़ाकों ने 25 पोस्ट को कब्जा करने का दावा किया है। आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को बचाने के लिए आईएसआई को ब्लेम किया है कि उन्होंने खुफिया हमें न्यूज यानी कि इंटेलिजेंस उनको नहीं मिली थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान साहब का भारत का दौरा पाकिस्तान के लिए एक संबंध तोड़ने के लिए अफगानिस्तान को एक मैसेज दिया है, क्योंकि उनके विदेश मंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ 23 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी थी और पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके बदले की कार्रवाई में अफगानिस्तान की सेना को खासा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद अफगानिस्तान ने सऊदी अरब और कतर के आह्वान पर सीज फायर का ऐलान कर दिया था, जिसे तोड़ते हुए पाकिस्तानी सेना ने फिर हमले शुरू कर दिए। बताते चलें कि अफगानिस्तान की सेना ने हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के हथियारों को भी छीनकर अपने साथ लेकर चली गई थी। साथ ही पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिक अभी भी अफगानिस्तान सेना के पास बंधक हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में जश्न का माहौल था और अफगान सेना ने संघर्ष में पाकिस्तान को धूल चटाने पर लोगों द्वारा आयोजित समारोह में पाकिस्तानी सेना के बंधक सैनिकों को पैंट और छीने हुए हथियार भी प्रदर्शित किए थे। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है। पहले दौर की सैन्य झड़प में पाकिस्तान को तालिबान के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बैकफुट पर आ गए हैं। रावलपिंडी के जनरल मुख्यालय में बुलाई गई आपात बैठक में मुनीर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से खुफिया विफलता पर कड़ा सवाल किया। मुनीर ने बैठक में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अपने पश्चिमी सीमाओं पर रणनीतिक गहराई की कमी की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने हर अधिकारी से यह जवाब मांगा कि इतने बड़े हमले की अग्रिम जानकारी क्यों नहीं मिली और क्यों कोई तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया तैयार नहीं थी। इस हमले ने पाकिस्तानी खुफिया तंत्र और सीमा सुरक्षा में बड़ी कमी को उजागर कर दिया। फील्ड मार्शल मुनीर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अब नरम राज्य नहीं रह सकता, हमें अपनी सुरक्षा और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने सभी कमांडरों को सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और हर सेक्टर में अतिरिक्त सतर्कता रखने के निर्देश दिए। बैठक में आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। मुनीर ने सीधे तौर पर पूछा कि खुफिया नाकामी के पीछे क्या कारण थे और भविष्य में इसे कैसे रोका जाएगा। यह संघर्ष अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सिर्फ सीमा विवाद तक ही नहीं है, बल्कि आंतरिक असुरक्षा, बाहरी असुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय शक्ति का एक बड़ी त्रासदी है। अधिकारियों को 7 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए, जिसमें सभी चूक, कारण और सुधारात्मक कदम शामिल होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बैठक के बाद आईएसआई प्रमुख की जिम्मेदारियों पर सवाल उठ सकते हैं और संभावित रिशफल की संभावना है। इस बीच बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने 13 अक्टूबर को आधिकारिक बयान में तालिबान में सत्ता परिवर्तन की बात कही। इसके ठीक एक दिन बाद कंधार और खोराबाग के पास अटैक कर दिया। कंधार में तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुनजदा का ठिकाना है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सीधे तालिबान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहता है। खोरबाग कंधार में है और ये पाकिस्तानी सीमा से काफी दूर स्थित है। कंधार में ही तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुनजदा का ठिकाना है। कंधार को अफगानिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। पिछली बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अटैक किया था। ऐसे में अब जिस तरीके से कंधार पर अटैक किया गया है, उससे पाकिस्तान को लेकर चर्चाएं छेड़ दी हैं। क्या पाकिस्तान कंधार में घुसकर तालिबान की सियासत को जड़ से ही समाप्त करने का कवायद कर रहा है? पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान को लेकर जो प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें तख्ता पलट का तो सीधा जिक्र नहीं था, लेकिन प्रेस रिलीज में सत्ता बदलने की बात जरूर कही गई थी।
पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान में लोगों के अच्छे दिन तभी आएंगे जब वहां पर चुनी हुई सरकार आएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगानिस्तान से अब रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। अब अफगानिस्तान की सरकार बदल गई है और अत्याचारी हो गई है। वहीं तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ही सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क है जिसे हमसे दिक्कत है। बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा के रूप में जानी जाने वाली सीमा लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन इसे लेकर लंबे समय से विवाद है। वर्ष 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड और उस समय के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच एक समझौते के बाद डुरंड रेखा खींचने के लिए सहमति बनी थी। डुरंड रेखा पश्तून जनजातियों को विभाजित करती है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में रहते हैं। अफगानिस्तान इसे वैध सीमा नहीं मानता क्योंकि ये पश्तून एकता को प्रभावित करता है। अफगानिस्तान का दावा है कि डुरंड समझौता ब्रिटिश दबाव में हुआ और अफगानिस्तान इसे औपनिवेशिक राज की निशानी मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चीन बेहद शातिर देश है। ड्रैगन हमेशा मुनाफे की सोच रखकर कदम आगे बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बगैर भविष्य का हिसाब लगाए फैसला लेने वाले मुल्क के तौर पर जाना जाता है। अब इसी बात पर मोहर लगाते हुए अमेरिका का डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जाहिर की है और इस थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन की मदद से पाकिस्तान छोटे छोटे परमाणु बमों का जखीरा भी तैयार कर रहा है। जिन्ना लैंड की निशानी पर भारत है। इन बमों का मकसद है भारत के द्वारा किसी भी सूरत में पीओके पर कब्जे को रोकना। वहीं चीन के बहकावे में पाकिस्तान ये सोचता है कि पहले छोटा परमाणु बम चलाकर वो भारत को डरा सकता है। जवाब में एक्सपर्ट राय देते हैं कि जिन्ना लैंड का ऐसा कदम उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि भारत ने पहले परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करने की नीति बना रखी है। लेकिन अगर कोई देश भारत पर एटमी हमला करता है तो फिर जवाब में सबसे भीषण परमाणु बम हमला करना भी भारत की नीति में शामिल है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। पीओके पर भारत का पुख्ता दावा। अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चीन की मदद से पाक का प्लान। छोटे छोटे एटमी बमों पर ध्यान। परमाणु बमों का जखीरा तैयार। वक्त पर कितने आएंगे काम। संयुक्त राज्य अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान चीन की मदद से छोटे छोटे परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है। इस रिपोर्ट में खासतौर पर चीन के साथ पाकिस्तान के सैन्य और परमाणु टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहे सहयोग के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों यानी LYNW की खरीद भी शामिल है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसलिए वो छोटे छोटे परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर रहा है। इन एटमी हथियारों में 20 किलो टन से कम क्षमता वाले परमाणु बम होते हैं। LYNW परमाणु बमों के डेवलपमेंट को लेकर यह तर्क दिया जाता है कि इनके इस्तेमाल का प्रभाव कम होगा क्योंकि इनका दायरा कम होगा। इसके जरिए युद्ध के मैदान में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की जा सकती है ताकि सीमित युद्ध हो सके और तनाव कम करने का रास्ता बना रहे। लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसे दावों को बकवास मानते हैं। हालांकि ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि इन छोटे परमाणु बमों का भी प्रभाव विनाशकारी ही होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की क्षमता भी 16 से 21 किलो टन के बीच थी।
यानी लगभग उतनी ही जितनी किसी लो इल्ड हथियार की होती है। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से लाखों लोग मारे गए थे और दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए। हिरोशिमा में पहले दिन अनुमानित 45,000 लोग मारे गए और अगले 4 महीनों में 19,000 और मारे गए। वहीं नागासाकी में पहले दिन 22,000 लोग मारे गए और 4 महीनों में 17,000 और मारे गए। इसके अलावा बमों ने दोनों शहरों के लगभग 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नष्ट कर दिया। लोगों के मरने की संख्या इसलिए आंकड़ों में कम है क्योंकि हजारों लोगों का कोई पता नहीं चल पाया, और दूसरी बात ये कि इन दोनों शहरों की जनसंख्या पहले से ही कम थी। यहां पर दशकों तक रेडिएशन का प्रभाव रहा। ऐसे में टेक्निकल शब्द सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। LYNWS का वास्तविक खतरा यह है कि वे परमाणु युद्ध की थ्रेशहोल्ड यानी उपयोग की सीमा को खतरनाक रूप से नीचे ले आते हैं। वही पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो पहले ही भारत के खिलाफ फर्स्ट यूज की नीति अपनाए हुए है, ऐसे परमाणु बमों का जखीरा तैयार करना पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की आग में झोंक देने जैसा है। पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 2011 में भारत के कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत के जवाब में युद्ध क्षेत्र में परमाणु बम के उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कम दूरी की नस्र बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट की तरफ इशारा किया था। नस्र पाकिस्तान के पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिरोध सिद्धांत का एक हिस्सा था, जिसमें पारंपरिक भारतीय सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पहले एटमी बम इस्तेमाल की नीति को शामिल किया गया था। जनरल खालिद किदवई की इस नीति का तर्क था कि अगर भारत कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत के तहत सीमित पारंपरिक हमला करता है तो पाकिस्तान छोटे परमाणु हथियारों से जवाब दे सकेगा, लेकिन यह रणनीति आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। दूसरी तरफ भारत परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज नीति अपनाता है, इसलिए परमाणु हमला होने की आशंका की स्थिति में भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर सालों से बहस हो रही है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने भले ही नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई हो, लेकिन उसका मैसिव रिटेलिएशन सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी भी परमाणु हमले, चाहे वो लो इल्ड ही क्यों न हो, उसका जवाब भारी हमले से दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान युद्ध के दौरान TNWS का प्रयोग करता है तो भारत अपने सबसे विनाशक परमाणु बम का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। एक्सपर्ट इसे सबसे घातक प्रतिरोधक सिद्धांत मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल चीन खुद सामने आने की बजाय पाकिस्तान को आगे कर भारत को उलझाए रखना चाहता है, ताकि जंग की सूरत में भारत पाकिस्तान उलझे रहे और चीन बगैर नुकसान के साम्राज्य को फैलाता रहे। पाकिस्तान के छोटे छोटे एटमी बम भी इसी योजना का हिस्सा है। हालांकि अगर कभी एटमी युद्ध की नौबत आई तो काफी संभावना है कि अंजाम चीन और पाकिस्तान की कल्पना से परे निकले और तब इनके पास पछताने का भी मौका न मिले। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।